हाँ विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। हमें लग रहा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लाभ उठा रहे हैं इन कक्षाओं का। राजकीय महाविद्यालय बस्सी में जो कक्षाएं चल रही है आप उनका लाभ उठा रहे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। फिर भी कोई समस्या हो तो हमें बताएं। आज हम भूगोल में चर्चा करना चाहेंगे। भूगोल में शक्ति संसाधन भूगोल में चल रहे हैं और यहाँ शक्ति संसाधनों पर हम चर्चा कर रहे थे। इनमें आज हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसे जितने भी शक्ति संसाधन है दुनिया में, वो दो रूपों में देखे जाते हैं। एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब तक जो हमने पढ़ा और देखा वे सब गैर अब तक जो पढ़ा था, अध्ययन किया है, देखा है, वो सब परंपरागत संसाधनों के रूप में देखा है, पढ़ा है। परंपरागत संसाधन वे हैं जो लंबे समय से उनका उपयोग करते आ रहे हैं और वो एक दिन ख़त्म होने योग्य होते हैं, ख़त्म हो जाएंगे, पुनः नवीनीकरण योग्य नहीं होते और वो लंबे समय तक उपयोग के बाद वो ख़त्म हो सकते हैं। उन संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, गैस, परमाणु ऊर्जा, क्या बोलते हो आप, तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं जो एक दिन ख़त्म होने की स्थिति में होते हैं और ये पुनः नवीनीकरण योग्य नहीं होते। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते और उनका नवीनीकरण होता रहता है। उनका उपयोग करते रहें और उनका नवीनीकरण करते रहें और वो लंबे समय तक आपका साथ देते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। और पर्यावरण के लिए भी ये अनुकूल होते हैं। इन्हें गैर परंपरागत साधन कहते हैं। आधुनिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, वैज्ञानिक संसाधन भी इन्हें हम बोल सकते हैं। ये ऐसे संसाधन हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उपयोगी है, पर्यावरण को भी ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते, इनका कोई ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इनके नहीं पड़ते। इसलिए सारा संसार इस समय इन संसाधनों पर ही जोर दे रहा है और इनके लिए प्रयास कर रहा है, इनको बढ़ावा देने के लिए। इन संसाधनों पर हम कुछ संसाधन हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे, जिनमें सबसे पहले तो तापनाभिकीय संकलन रिएक्टर होता है। ये सत्य है कि ताप और दाब पर अणुओं के संलग्न होने से अत्यधिक महान ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यदि मानव इन संलग्न क्रियाओं को नियंत्रित कर ले, जो कि अनियंत्रित रूप से सूर्य, तारों और हाइड्रोजन बमों से होती है, तो वह एक कल्पित असीमित शक्ति को प्राप्त कर लेगा जो असीमित ऊर्जा स्रोत बन सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। चुंबकीय क्षेत्र में संलग्न प्रक्रिया को संपीड़न तथा बंधीकरण की प्रक्रियाओं से नियंत्रित किया जाता है। भविष्य में महासागरीय जल से इसके निष्क्रमण तकनीक अधिक सामान्य और सस्ती हो जाएगी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और वातावरण को प्रदूषित करने की समस्या भी इनमें नहीं होती और लंबे समय तक साथ दे सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं चुंबकीय द्रव्यगति की प्रक्रिया पर। यह विद्युत बनाने की विशेष प्रक्रिया है जिसमें एक विद्युत जनरेटर में ताम्र कुंडली के घूर्णन के लिए उष्ण आयनित गैस को प्रतिस्थापित किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी है भाई। विद्युत उत्पादन की क्षमता फॉसिल ईंधन से चलने वाले पारंपरिक शक्ति प्लांट अर्थात बॉयलर और टरबाइन जनरेटर की क्षमता की अपेक्षा 60% अधिक होती है इसमें, इसलिए निश्चित रूप से यह भी एक अच्छा स्रोत बन सकता है और इस पर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर सोवियत, रूस और अमेरिका तथा यूरोपीय देशों द्वारा इस पर बहुत काम किया जा रहा है। एक है भूतापीय ऊर्जा। न्यूजीलैंड और आइसलैंड में विशेषकर जो है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा का प्रयोग काफ़ी पहले से होता रहा है, लेकिन अब इसको जो है बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाने लगा है। वैज्ञानिकों का मत है कि आज मानव को पृथ्वी के अभ्यंतर से प्राप्त ऊष्मा एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक नवीन ऊर्जा स्रोत के रूप में बन सकती है। ये बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है भाई एक समय पर जो है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा उपयोग में करने का प्रयास किया जा रहा है। संसार के बहुत से भागों में धरातल से नीचे 1 से 5 मील अर्थात 3 से 15 किलोमीटर गहराई पर उग्र उष्ण चट्टानें हैं। उन चट्टानों में भारी ऊर्जा व्याप्त हैं और इन्हें टरबाइनों के माध्यम से शक्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक विचार के अनुसार भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए दो कूप बनाए जाते हैं, वेधन शालाएँ बनाई जाती है, और भूतापीय ऊर्जा सस्ती और स्वच्छ और लगभग प्रदूषण से मुक्त भी होती है। और असीमित भंडार है, इसका ज़्यादा कोई पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभाव भी नहीं है, इसलिए इस पर भी अच्छा काम चल रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं दुनिया के द्वारा। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो ज्वारीय शक्ति पर करते हैं। संसार का सर्वप्रथम बृहद पैमाने पर ज्वारीय शक्ति उत्पादक प्लांट सफलतापूर्वक फ्रांस में रेंस नदी की एस्चुरी पर स्थापित किया गया था। देखिए, ज्वार शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, ज्वारीय शक्ति। ज्वार भाटा जहाँ जहाँ भी आते हैं महासागरों में, वहाँ ऊर्जा प्लांट लगा दिए जाते हैं और उनसे ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ये नेचुरल है, कोई इन्वेस्टमेंट आपको विशेष नहीं करना पड़ता, कोई रॉ मटेरियल की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब भी ज्वार भाटा आएंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपको उसकी ऊर्जा मिल जाएगी, और इसका कोई पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभाव भी नहीं है, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। इस पर भी दुनिया में खूब काम चल रहा है। इसके बाद चर्चा करते हैं वायु ऊर्जा पर। वायु पवन ऊर्जा, देखो वायु ऊर्जा बहुत बड़ा संसाधन है इसका, शक्ति का। पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में अबाध रूप से हवाएं चलती है, और यदि उनका उपयोग किया जाए शक्ति उत्पादन में तो हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत बन सकता है और अविरल हो सकता है, अनंत हो सकता है, इसका कोई अंत और नहीं है। लंबे समय तक वो साथ दे सकता है, जब तक हवाएं चलेंगी तो उससे भी आपको विद्युत उत्पन्न होगी, आपको शक्ति, आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा के रूप में पवन चक्कियों का प्रयोग सबसे पहले शुरू हुआ था। ईरान में 7वीं शताब्दी में आटा पीसने के लिए चक्कियाँ बनाई गई थी। इंग्लैंड में 1885 में हल के निकट पवन चक्कियाँ स्थापित की गई थी। हॉलैंड में 1450 में पवन चक्कियाँ स्थापित की गई। इंग्लैंड में सबसे पुरानी पवन चक्की 1665 ईस्वी की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पवन चक्कियाँ बहुत समय पहले से काम कर रही है और अब इनको तकनीकी स्वरूप दिया जा रहा है। धीरे धीरे मानव इसका उपयोग करने में लग रहा है, बड़े लेवल पर इसका उपयोग करने की प्लानिंग की जा रही है। सभी देशों में लगभग इस पर कार्य किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। इसके बाद हम बायोगैस पर चर्चा करेंगे। बायोगैस प्राणियों के मलमूत्र से बनाई जाने वाली ऊर्जा। बायोगैस एक महत्वपूर्ण साधन है और ये भी लग रहा अविरल है, चल सकता है, सतत लंबा चल सकता है। इस पर्यावरण पर भी इसका कोई विशेष ऐसा प्रभाव नहीं है। सभी देशों में जितना संभव है इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद तरंग और लहर ऊर्जा भी है। सागर महासागरों में तरंगें उठती रहती है, तरंगें चलती रहती है, लहरें उठती रहती है। उन पर संयंत्र डाल दिए जाते हैं और उनसे विद्युत उत्पादन किया जाता है। उस लंबे काल तक वो उत्पादन चलता रहता है और ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बन जाती हैं ये लहरें और तरंगें। इनसे भी व्यापक स्तर पर जो है ऊर्जा के प्रयास किए जा रहे हैं और जो पर्यावरण के लिए भी मित्र के रूप में अनुकूल है। इसके बाद सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर वास्तव महानतम ऊर्जा स्रोत है। वर्तमान समय संसार की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता से 1,00,000 गुना पृथ्वी पर भेजता है। इस महान शक्ति को बदलने की दो विधियाँ होती है। सौर धूप को बड़े बड़े आताशी सौर रिएक्टरों तथा लेंसों की सहायता से एक स्थान पर बड़ी मात्रा में इसका संग्रह किया जाए। दूसरा, सौर धूप से सीधे विद्युत बनाई जाती है। इसके लिए विशेष प्रकार के सिलिकॉन सेलों का उपयोग किया जाता है। विश्व में विशालतम सौर भट्टी लॉस एंजलिस में है और इसके अलावा मोजाव मरुस्थल में है। अब तो इस समय की जब बात करें तो सारे संसार में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है और एक प्रयास किया जा रहा है कि संपूर्ण ऊर्जा के रूप में सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए और धीरे धीरे संभवतः ये अच्छे संकेत मिल रहे हैं, सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि ये ऊर्जा भविष्य में इसके लिए फलदायी होगी। भारत में भी इस रूप में बहुत बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र में इसमें बहुत अच्छे प्लांट लगाए गए हैं और अभी तक इस पर विकास की भारी संभावना है। अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि ये अच्छा साथ देंगी।
ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो पुनः नवीकरणीय होते हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं और इनका कोई नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं होता, लंबे समय तक मानव सभ्यता का साथ दे सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया इन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। अब आज का ऊर्जा स्रोतों का आपका ये टॉपिक भी यहाँ सब समाप्त होता है। अगले टॉपिक में, अगले अध्याय में, अगले कालांश में अपना आपका अलग टॉपिक लेंगे।